जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोर इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज क्या है। जब हम इंजीनियरिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से वर्कफ्लोज फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग। सबसे पहले हम बिजनेस आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि व्हाई वी मैम, आर डूइंग दिस हमें। जी एक्सक्यूज मी मैम, मिस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो प्रपोजल है वो एक ही बंदा करेगा सबमिट ग्रुप से? जी, हर ग्रुप का कोई एक मेंबर। ठीक। मैम 15 तारीख अगर कोई तक डेट है बंदा ना? जाए। जी मैंने एलएमएस पे अपलोड तो कर दिया ना। डेट क्या 15 है आई गेस। मैम आपने जो है 15 जी। मैम जी प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर जो मतलब टेम्पलेट आपने अपलोड किया उसके अंदर तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स 15 तक पूरी करनी है। जी, तभी तो डेट एक्सटेंड की है, वरना तो मैंने आज मांगा था ना प्रपोजल। हम कोई इंडिविजुअल बनाना चाहे प्रोजेक्ट तो बना सकता है। इंडिविजुअल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम 3 मेंबर्स। अच्छा मिस, मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा सकता हूँ एक चीज। क्या दिखाना है पहले बता तो दो। मिस यहाँ पर प्रपोजल का बटन ही नहीं आ रहा कि कहाँ पर सबमिट करना। तो मैंने उसकी डेडलाइन क्या रखी है आपने कि उसकी कब भी से कब तक हो सकता 8 तारीख के बाद शो होगा। है। हाँ तो फिर 15 8 के बाद सबमिट हो सकता है। 15 तारीख आ रही है मिस, ट्यूसडे 15 जून। हाँ तो 8 से सबमिशन अलाउ है ना, 8 जून से। तो आज 7 जून है, तो कल से आप अच्छा ठीक। जो है ठीक, कल अपलोड कर सकते हैं। सही है मिस। जी, और कोई सवाल? नो मैम। यूनिवर्सिटी कब खुलेगी? कोई आइडिया नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। मिस वो बाकी यूनिवर्सिटीज तो मतलब जो है हुकूमत ने जो है ना, गवर्नमेंट ने वो एक पेपर उन्होंने कर दिया कि यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलोज करें रूल्स जो कोविड के। ठीक तो है। वैक्सीन मैंडेटरी कर दिया बच्चों को लगाना। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही फरजान। वैक्सीन मैंडेटरी कर दी है। जो स्टूडेंट वैक्सीन लगाएगा नहीं लगाएगा वो नहीं आ सकता। एनईडी में ऐसा कर दिया है और कराची यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। देखें अब की मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है, क्या नोटिफिकेशन आता है। तो जो आएगा मैम उसी के अकॉर्डिंगली फिर देखेंगे क्या करना है। बोल रहे हैं दोबारा बंद करेंगे यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते बाद। ये कौन कह रहा है? मैम बोल रहे थे कि 1 हफ्ते बाद दोबारा लॉकडाउन लगेगा, अभी सूरत हाल देखेंगे, अगर मसला हुआ तो फिर बंद कर देंगे। हाँ, कौन बोल क्योंकि रहा ये भी था? तो प्रॉब्लम्स आ रही है ना। स्कूल्स खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, एक हफ्ते बच्चे जा रहे हैं, मतलब इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। तो एक चीज अगर एक प्रॉपर उसमें चल रही है तो सेमेस्टर के बीच में फिर बुलाना, फिर एक हफ्ते बाद वापस घर से, तो वो एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी तो एक चीज आदी हो गए, वो चल रहे हैं उस सीक्वेंस में। अब आई डोंट नो कि क्या डिसीजन लेती है मैनेजमेंट, क्या सोच रही है। लेकिन मिस वैसे जो स्कूल्स हैं उन्होंने तो बच्चे प्रमोट कर दिए। आज मंडे से उनकी क्लासेस नहीं शुरू होगी, नई क्लासेस में चले गए बच्चे। पता नहीं क्या चल रही है। बस दुआ करें कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन कुछ खत्म हो ताकि चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो। मिस मैंने सर प्रेसिडेंट को ईमेल की थी, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से खुल जाएगी किट। अगले हफ्ता कौन सा, जो अभी शुरू हुआ है या जो नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है अपकमिंग? जो नेक्स्ट वीक मंडे आएगा। अच्छा, पता नहीं, क्योंकि बीच में अभी कुछ जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस तो कैंपस से हो रही हाँ थी। मिस, वो फेजेस में खोलने का बोला है। हाँ, तो वो कुछ फैकल्टी को बुलाया भी था। हमारी भी जो पीएफ और ऊप वगैरह पढ़ाए थे, तो वो क्लासेस तो हो रही थी। तो हम गए थे, लेकिन वो भी कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वो भी एक 1 वीक गए हम, फिर उसके बाद वो भी सब ऑनलाइन हो गया। मिस फेजेस में खुलेगा, फिर वापस से लॉकडाउन लगेगा, वापस क्लोज हो जाएगी। हाँ, एक दफा पहले भी ये प्रैक्टिस हो चुकी है ना, मैं यही बता रही हूँ। हम लोग सिटी कैंपस जाके क्लासेस ली है हमने, लेकिन 1 वीक ही जा सके थे, फिर लग गया लॉकडाउन। जी मिस, ऐसे ही होगा अभी भी। देखते हैं क्या होता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर तभी कुछ बात हो सकती है कि क्या करना है। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। कोर इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज क्या है हमारे पास। ये वर्कफ्लोज हमें सिंपली ये बता रहे हैं कि हर फेज में हमने क्या क्या काम परफॉर्म करना है। बिजनेस मॉडलिंग में हम बिजनेस आइडिया जनरेट करेंगे कि ये बिजनेस आइडिया, ये जो एप्लीकेशन का आया है, इसकी बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, डेवलप करें, तो इससे हमें क्या एडवांटेज गेन होगा।
तो ये सब चीजें बिजनेस मॉडलिंग के अंदर आएंगी। रिक्वायरमेंट्स वर्कफ्लो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स वर्कफ्लो के अंदर आएगा। एनालिसिस एंड डिजाइन वर्कफ्लो के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका हम एनालिसिस एंड डिजाइन जनरेट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज हमने डिजाइन की है उस डिजाइन को देखते हुए हम कोड करेंगे। टेस्ट वर्क फ्लो में टेस्टिंग होगी एंड डिप्लॉयमेंट में हम चीज़ों को अपने एप्लीकेशन को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, अदर फेजेस में डिप्लॉय करना है। अगर आइट्रेशन है तो हम आइट्रेशन टू आइट्रेशन कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर पूरी एप्लीकेशन एक साथ बन के करना है तो उसको डिप्लॉयमेंट करने का क्या क्राइटेरिया होगा। डिप्लॉयमेंट के भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। अदर पैरेलल डिप्लॉयमेंट करनी है हमने, पैरेलल मींस प्रीवियस ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम पैरेलल में चलेगा, या हमने डायरेक्ट प्रीवियस को डिस्कार्ड करना है और न्यू वाले को लॉन्च करना है। और एक और थर्ड होता है हमारे पास प्लंज इम्प्लीमेंटेशन। प्लंज इम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्टार्ट, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ चलाने के बजाय वन बाय वन डिफरेंट डिपार्टमेंट में लॉन्च करना स्टार्ट करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो क्या है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है, वो सारी चीजें इसके वर्कफ्लो के अंदर एक्सप्लेन होंगी। So basically these are the framework activities. framework activities जो अपने ही फेज में होंगी। बिजनेस मॉडलिंग हम इसी मॉडलिंग वाले फेज में कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग रिक्वायरमेंट में ही कर रहे होंगे। कोडिंग हम जब कोडिंग फेज में आएंगे तभी कर रहे होंगे। इट मींस क्या डिपेंडेंसी है, जिस फेज में होंगे उसी फेज से रिलेटेड हम टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। सो दीज कोर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो अपने ही फेजेस में परफॉर्म होंगी। कोर सपोर्टिंग वर्कफ्लोज हमारे पास क्या होंगे। कोर सपोर्टिंग वर्कफ्लोज आर अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो आप किसी भी फेज में कर सकते हैं, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक फेज। लाइक रिस्क मैनेजमेंट हो गया। रिस्क मैनेजमेंट हम प्लानिंग के फेज में भी कर रहे होंगे, रिक्वायरमेंट के फेज में भी कर रहे होंगे और कोडिंग के फेज में भी कर रहे होंगे। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट से लेकर एंड तक थ्रू आउट हम ये डिफरेंट फेजेस में हर फेज में ये एक्टिविटी कर रहे होंगे। चेंजेस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, चेंज कभी भी आ सकता है तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जो टास्क है वो भी हम किसी भी फेज में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA, स्टार्ट से लेकर हम इस तरीके का काम करें जिसमें क्वालिटी हो। तो ऐसे टास्क या ऐसे वर्कफ्लोज या ऐसी एक्टिविटीज जो किसी फेज पे डिपेंडेंट ना हो, कभी भी आप परफॉर्म कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड अम्ब्रेला एक्टिविटीज और कोर सपोर्टिंग एक्टिविटीज और वर्कफ्लोज। ठीक है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास से बहुत डिटेल में देख चुके हैं। स्लाइड्स आपके पास मौजूद है, इनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स के लिए एनालिसिस एंड डिजाइन में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन में कोड लिखेंगे, टेस्टिंग में हम डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्ट्स के एक्सटर्नल रिलीजेस होंगी, पैकेजिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और हेल्प एंड असिस्टेंट टू यूजर जनरेट करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटी है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक हम कर रहे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, अगेन कोई चेंज आ रहा है तो उसको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में करने के बजाय हम उसके डिफरेंट वर्जन्स बना के लॉग्स को मेंटेन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, कौन से प्रोसेस मॉडल्स पे काम हो रहा है, कौन कौन से टूल्स पे काम हो रहा है, अगर कोई नई रिसोर्स हायर करनी है तो उनको क्या स्किल सेट चाहिए होगा, टूल्स की नॉलेज देनी होगी तो एदर क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रेनिंग सेशन जो है वो अरेंज करेगी, कोई वर्कशॉप सेमिनार्स होंगे, या अगर कोई नया टूल यूज करना है तो उस नए टूल के लिए कोई लर्निंग कर्व होगा कि किस तरीके से लोगों ने एम्प्लॉयज को हमने उसको लर्न करवाना है सो दैट उसको उस पे हैंड्स ऑन हो उनको।
ठीक है। तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट गाइडलाइंस, टेम्पलेट्स और सारी टूल्स कैसे प्रोवाइड कर रही है किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर आ रही होंगी। और ये काम आप किसी एक फेज में नहीं कर रहे होंगे, ये थ्रू आउट आप चीजें साथ साथ अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है। वर्कफ्लो नेम और उससे रिलेटेड कौन कौन सी यूएमएल डायग्राम्स यूज हो सकती हैं। बिजनेस मॉडलिंग आपने करनी है तो उसके लिए बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल यूएमएल की डायग्राम है जो आप यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए यूज केस मॉडल, यूज केस मॉडल को यूज करते हो, यूएमएल डायग्राम यूज केस मॉडल को यूज करते हो, यू कैन लिस्ट डाउन द रिक्वायरमेंट्स। एनालिसिस एंड डिजाइन करना है तो उसके लिए एक्टिविटी एंड सीक्वेंशियल डायग्राम्स एंड क्लासेस एंड पैकेजेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, टेस्टिंग के लिए आइटरेटिव टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए डिप्लॉयमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। So these are the different UML diagrams which can use for different workflows activities. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम बेसिकली आपके सिस्टम का बिहेवियरल स्ट्रक्चर बताने के लिए, डायनामिक स्ट्रक्चर बताने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं कि कौन कौन सिस्टम को यूज करेगा और कैसे सिस्टम को यूज कर सकते हैं। टेक्निक फॉर गैदरिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक एक्टर आपके सिस्टम से किस किस तरीके से इंटरेक्ट हो सकता है वो आप यूज केस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू गेट एन आउटसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम, इन डेप्थ एनालिसिस पे जाए बगैर आप सिस्टम का आउटसाइड व्यू बताएं कि आउटसाइड से सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा जब कोई एक्टर जो है वो इंटरेक्ट करेगा आपके सिस्टम से, तो आपका सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करेगा। The emphasis is on what a system does rather than how. हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस ये होगा कि सिस्टम क्या क्या चीजें परफॉर्म करेगा। हम ये नहीं सोचे होंगे कि कैसे करेगा, हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम हमारे एक्टर से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, इसके लिए हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं। The emphasis is on what a system does rather than how. मेन फोकस क्या होगा कि सिस्टम कैसे काम करेगा rather than के क्या काम करेगा, rather than कैसे करेगा। ये how हम डिजाइन में बताएंगे कि कैसे करेगा। अभी हम सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते वक्त ये बता रहे हैं कि सिस्टम क्या क्या मेन टास्क परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, a UCD is well suited to the task of describing all of the things that can be done with a database system by all of the people who might use it. लोग कौन कौन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, डेटा एंट्री पर्सनल होंगे। ठीक है। तो टास्क क्या होंगे, डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड रिकॉर्ड इंसर्शन, रिकॉर्ड डिलीशन, अपडेट, सर्च अ रिकॉर्ड। तो ये डेटाबेस सिस्टम के जितने भी मेन कोर एक्टिविटीज है वो हम परफॉर्म करेंगे। और इसके डिफरेंट यूजर्स कौन कौन होंगे जो उनको यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो उस डेटाबेस को यूज करेंगे, डेवलपर्स जिसने डेटाबेस को बनाया होगा, ठीक है, टेबल्स बनाए होंगे, रिलेशनशिप्स बनाए होंगे, कोड लिखा होगा बैक एंड पे। ठीक है। लेट सपोज मैं कोई बैंक की एप्लीकेशन लेती हूँ, मेरे पास एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें मेरे पास अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, जो नया कोई यूजर आ रहा है जो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है उसकी तमाम डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, सब चीजें होंगी। ठीक है। तो उस सिनेरियो में अगर हम देखें तो उसके लिए हमें एक फ्रंट एंड भी चाहिए होगा। एंट्री तो डेटाबेस पे हो रही होगी लेकिन एंट्री करने के लिए फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस चाहिए होगा। तो उस एप्लीकेशन के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे कि सिस्टम क्या क्या चीजें कर रहा होगा। तो अगर मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अकाउंट क्रिएशन फॉर न्यू यूजर, कोई नया यूजर आ रहा है उसके अकाउंट क्रिएशन। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अपने अकाउंट पे फिर जब उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको मिल जाए, वो ऑनलाइन लॉगिन करके डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सके लाइक विड्रॉ कर सके, डिपॉजिट करवा सके, फंड ट्रांसफर कर सके, ऑनलाइन पेमेंट कर सके। ये सारी चीजें प्रोवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है। एक ये इसके फंक्शनैलिटी हो गई। और क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, ये हमें अपने बिजनेस मॉडलिंग से रिक्वायरमेंट्स निकालना पड़ेगा कि हम एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसकी बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या है। एक ये मैंने ऑप्शन बता दिया। और क्या होगा कि बैंक मैनेजर्स ये देखें कि इस मंथ में कितने जो है वो नए अकाउंट क्रिएट हुए। ठीक है। और हमारे पास टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन कैसे होगी, टैक्स डिडक्शन किस तरीके से होगी। और इसके अलावा हमारे पास ज़कात का भी एक मॉड्यूल होता है कि हर जैसे रमज़ान के स्टार्ट पे जो है वो ज़कात की डिडक्शन करनी है, वो कौन से अकाउंट्स में करनी है,
करंट अकाउंट में नहीं करनी, सेविंग अकाउंट में करनी है। तो ये सारी बिजनेस मॉडलिंग से हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं कि हमारा सिस्टम क्या क्या चीजें परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीजें क्या आ गई हमारे पास, टैक्स डिडक्शन कितनी होगी। फिर अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई सेविंग अकाउंट है, तो उसमें इंटरेस्ट के कितना परसेंट चार्ज करना है, कितना रेट करना है, मंथली बेसिस पे करना है, ईयरली बेसिस पे करना है। ठीक है, अगर कोई लोन ले रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे लोन लेने के क्या क्राइटेरिया, तो डिफरेंट ये सारी चीजें हम बिजनेस मॉडलिंग से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं और सिस्टम की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि सिस्टम क्या क्या चीजें कर सकता है। तो सिस्टम के स्कोप में क्या होगा और सिस्टम के स्कोप में क्या चीजें नहीं होंगी। You should not use UCDs to represent exception behavior when error happens, or to try to illustrate the sequence of steps that must be performed in order to complete a task. Use sequence diagrams to show this design features. अगर आपने डिजाइन फीचर्स बताने हैं कि कौन सा मेथड कौन सी मेथड को यूज करेगा, कौन सा मेथड दूसरे मेथड को कॉल करेगा, तो उसके लिए आप सीक्वेंस डायग्राम यूज कर सकते हैं। सिस्टम का बिहेवियर बताने के लिए यू कैन यूज केस डायग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ यूज केस डायग्राम क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्टर्स होंगे। ठीक है, सो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी नॉलेज होना जरूरी है, जिनकी बेसिस पे हम कोई भी यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले एलिमेंट है हमारे पास एक्टर्स, अ यूजर और आउटसाइड सिस्टम। अगेन वो कह रहे हैं कि एक्टर कैन बी अ यूजर, अ ह्यूमन बीइंग, और कैन बी एन आउटसाइड सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम, जो आपके एक्चुअल सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। एक्टर्स एंड यूज केसेस। ठीक है, एक एक्टर, अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें एक एक्टर है पेशेंट और एक एक्टर है डॉक्टर। एक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस तरीके से होगी। सो एक्टर हमारे पास एक डॉक्टर एंड एक वन पेशेंट। पेशेंट विजिट डॉक्टर्स इन द क्लिनिक फॉर द मेडिकल टेस्ट। Types of actors, we can have two types of actors, primary actors and supporting actors. Primary actors are those to whom system provide service. वो actors primary actors होंगे जिनको system जो है वो services provide कर रहा होगा। Supporting actors वो होंगे जो help out कर रहा होगा वो services provide करने के लिए। Like अगर मैं बैंक एप्लीकेशन की बात करूं, तो एक एक्टर होगा मेरे पास कस्टमर अकाउंट होल्डर, एक मेरे पास एक्टर होगा बैंक। और यूज केस क्या होगा, आपके पास यूजर कैन क्रिएट अकाउंट, कैन ओपन अकाउंट, विड्रॉ मनी, और ये सारी चीजें, और वो कहाँ से ऑथेंटिकेट होंगी, बैंक से। और ये सारी सर्विसेज एक एक्टर बैंक प्रोवाइड कर रहा है, बट जो उसका बेनिफिशियरी है वो प्राइमरी एक्टर है जो कि कस्टमर है। तो दो टाइप्स के एक्टर्स हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सपोर्टिंग एक्टर्स। देन नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट होगा यूज केस का, यूज केसेस itself. Use cases are the functionality of system which are performed by the system. A sequence of actions a system performs that yields a valuable result for a particular actor. Discrete business functions. Discrete means to the point. जैसे अभी हमने ऊपर वाली की एग्जांपल देखी थी जिसमें एक्टर्स आइडेंटिफाई किए, डॉक्टर एंड पेशेंट। अब जब हम डॉक्टर और पेशेंट की बात करें तो उससे हमारे माइंड में क्या क्या फंक्शनैलिटी आ रही है, मेक्स अपॉइंटमेंट, परफॉर्म मेडिकल टेस्ट। दीज आर द यूज केसेस इस सिस्टम में जिसमें हमारे पास पेशेंट और डॉक्टर होंगे। उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, मेडिकल टेस्ट परफॉर्म होंगे एंड मेक्स अपॉइंटमेंट। अगर हम सिस्टम बाउंड्री की बात करें तो सिस्टम बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर तमाम यूज केसेस परफॉर्म हो रहे हैं, और आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री आपका एक्टर उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है।
जैसे कि अगर हम ये वाली एप्लीकेशन देखें तो ये एक यूज केस डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। एटीएम की एग्जांपल है, अ यूजर विथड्रॉ कैश, चेक बैलेंस, डोनेट मनी टू चैरिटी एंड ट्रांसफर मनी। इस वाले सिनेरियो में हमारे पास एक ही एक्टर है राइट नाउ, ठीक है। और ये एटीएम की तमाम फंक्शनैलिटी, इसमें आप लॉगिन भी डाल सकते हैं। इसको अगर और डिटेल बनाना चाहें कि यूजर जो है अपना कार्ड इंसर्ट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यूज केस के वो आपसे आपकी पिन पूछेगा, एटीएम मशीन पिन पूछेगी। अगर तो पिन वैलिड है तो वो आगे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अगर पिन इनवैलिड है तो वो क्या कहेगा कि इनवैलिड पिन दोबारा से आप एंट्री करें। जी, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं यूज केसेस के, एक्टर्स एंड यूज केसेस इटसेल्फ। और एक सिस्टम बाउंड्री होगी, सिस्टम बाउंड्री के अंदर हम तमाम यूज केसेस यूज करेंगे, और आउटसाइड द बाउंड्री एक्टर जो है उस सिस्टम बाउंड्री को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि हाउ दिस एक्टर विल यूज दिस फीचर्स ऑफ द सिस्टम। सो यूज केसेस आर जस्ट फीचर्स ऑफ द सिस्टम। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी राइट नाउ अभी तक? मिस ये जो एक्टर ये प्राइमरी है? ये प्राइमरी एक्टर है बिल्कुल। तो मिस एक केस के अंदर हम 2 एक्टर्स ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सपोर्टिंग सकते एक्टर हैं, अगर दो हम से एक ज्यादा भी बैंक ले बना सकते देना, हैं। जरूरी जैसे नहीं है कि एटीएम 2 में ना एक्टर्स एक हो ही की तो जगह हम एक। बैंक ले ले और एक सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ से बैंक लेंगे, बैंक को भी कनेक्ट करेंगे, तो वो जो विड्रॉ होगा कैश वो डेफिनेटली बैंक से ही होगा। तो बैंक यहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर होगा। तो और मिस वो जाएगा सपोर्टिंग। बिल्कुल सही। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो कि आपका सिनेरियो क्या कह रहा है। हमेशा यूज केस आपकी रिक्वायरमेंट्स और सिनेरियो को देखकर आप ड्रॉ करते हैं। अगर सिनेरियो में बैंक है तो आप उसको डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे, अगर बैंक नहीं है तो आप उसको शो नहीं करेंगे। तो जो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हीं को देखकर हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं। एक यूज केस में आप एक से ज्यादा एक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, सारे के सारे एक्टर्स प्राइमरी भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइमरी हो 2 सपोर्टिंग हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्राइमरी भी हो सकते हैं, सपोर्टिंग भी हो सकते हैं, सारे प्राइमरी भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। इंक्लूड और एक्सटेंड पढ़ने से पहले हम थोड़ा जरा जाते हैं बुक की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास बुक है। ठीक है, इस बुक में हमारे पास क्या है, हाउ कैन वी क्रिएट यूज केसेस। यूज केसेस ड्रॉ करते वक्त हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सिस्टम बिहेवियर, सबसे पहले तो सिस्टम की नॉलेज के सिस्टम कैसे काम करेगा, ताकि उस फंक्शनैलिटी को देखकर हम यूज केस ड्रॉ कर सके। जैसे मैं आपको सिनेरियो की बात कर रही हूँ, एक्टर्स होंगे, यूज केसेस इटसेल्फ, फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, यूज केस रिलेशनशिप कि यूज केस के अंदर रिलेशनशिप कैसे बन सकती है, इंक्लूड एक्सटेंड, इनहेरिटेंस भी हो सकती है यूज केसेस में, यूज केस डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स एंड समरी। सो वन बाय वन इनको एक दफा जरा बुक से भी पढ़ लेते हैं। सिस्टम बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। हम जो एप्लीकेशन बनाने मैम जा ये रहे हैं, मिस मिस ये बुक जो है ये आपने कहाँ से की है? ये एलएमएस पे डाली हुई है आपने ये कभी? एलएमएस पे अपलोडेड है। तमाम की तमाम बुक जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक मिस भी यहाँ पर और तो रेफरेंस बुक, सब अवेलेबल है। जी, अच्छा इस कहाँ ठीक है, पर है? ऊपर है, सही एलएमएस पर है। सही ऊपर अच्छी कर दी हुई है। मिस इसमें ओके, से आपने कौन सी खोली है? ये फास्ट वाली खोली हुई है, फास्ट मैंने बुक? ये नहीं, रैशनल रोज वाली खोली है। एक कौन मिनट सी मैं वाली? आपको अच्छा एलएमएस पे ये, दिखा देती हूँ। ठीक है मिस ये वाली कीट विजुअल मॉडलिंग विद रैशनल ये वाली है, रोज। रेफरेंस वाली है ना मैम ये? ये टेक्स्ट बुक है, विजुअल ठीक है। मॉडलिंग विद रैशनल रोज। और बाकी मिस ये सब जो नीचे रेफरेंस वाली, है। ये मैंने अच्छा ये बाकी सब एपटेक वाली खोली है। अच्छा 2 मिस बुक्स थोड़ा मैंने सा ओपन नीचे की आइएगा, है। यहाँ पे थोड़ा सा सारी बुक्स नीचे आइए। अपलोडेड है। यहाँ पे प्रपोजल का टेम्पलेट है। इसके जी मिस अलावा ये जो मॉडल्स मॉडल्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ये इसमें सिर्फ रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस है? इसमें जो क्योंकि ये है, भी ये मैंने जो हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं ना, प्रोसेस मॉडल्स, वाटरफॉल, स्पाइरल, रेड, ये सब उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बेसिस पे मॉडलिंग है जो हम पढ़ चुके हैं। जी ये तो मैंने मिस देखी है अभी खोल के, ये तो क्या हमारे पास ये एक इंटरनेशनल जर्नल, ये रिसर्च पेपर है, बेसिकली किसी की रिसर्च है ये।
ठीक है, कि डिफरेंट फेजेस कौन से हैं एसडीएलसी के। डिफरेंट फेजेस के बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल कौन से हैं, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल में काम किस तरीके से होता है, ये वाटरफॉल में किस तरीके से काम हो रहा है, सीक्वेंशियल एक्सेस हो रहे हैं। फिर वाटरफॉल मॉडल एप्लीकेशन, ठीक है, किन किन एप्लीकेशंस के लिए आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों उसके लिए आप वाटरफॉल यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होगी, वाटरफॉल मॉडल इज लाइक अ मेकिंग ऑफ टी वेयर ऑल द अबव स्पेसिफाइड फेज इज सेम लाइक। ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। उन्होंने कहा कि रियल वर्ल्ड के एग्जांपल लाइक हमें चाय बनानी है तो चाय के लिए सब फेजेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिफरेंट फेजेस हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लास्ट फेज सबसे पहले कर लूं, तो मुझे उसको उन फेजेस को स्टेप बाय स्टेप ही परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल है प्रोटोटाइपिंग, वही जो हमने क्लास में सारी चीजें पढ़ी है। प्रोटोटाइपिंग कैसे काम होगा उसका यही डायग्राम हमारी स्लाइड में, लेक्चर स्लाइड में भी है। ठीक है, नीड क्या है इसकी, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टाइप क्या हो सकती है। प्रोटोटाइप मॉडल इज लाइक अ मेकिंग ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर ऑल ऑफ द अबव स्पेसिफाइड फेजेस इज सेम लाइक। यहाँ पे इसके सारा क्राइटेरिया गिवन है कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरफ जा सकते हैं। फिर हमारे पास इंक्रीमेंटल या आइटरेटिव मॉडल है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसमें हम किस तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं। रिपीटेटेड टास्क व्हिच नीड टू बी मॉडिफाइड एट एवरी स्टेप्स आर द एग्जांपल ऑफ आइटरेटिव मॉडल। अ म्यूजिशियन में स्टार्ट, अ कुक में एक्सपेरिमेंट, माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज। तो ये सारी देखें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जो इन एग्जांपल्स की आप बात कर रहे हैं। स्पाइरल मॉडल है, स्पाइरल पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो सारी जो हमने क्लास में पढ़ी है वो सब चीजें यहाँ पे गिवन है इस रिसर्च में। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या हो सकती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आपने काम करना है, स्केड्यूल टाइम कॉस्टिंग करनी है, तो उसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। ये वो रिसर्च पेपर है। सो जितना कंटेंट मैं इस कोर्स का मेरे पास मौजूद था वो तमाम का तमाम मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दिया है, वो सारा आपके एलएमएस पे मौजूद है। ठीक है, हम ये यूज केस डायग्राम पढ़ रहे थे, सिस्टम बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की फंक्शनैलिटी, व्हाट फंक्शनैलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम is documented in a use case model that illustrates the system intended functions use cases. use cases कौन कौन से होंगे और उसके सराउंडिंग एक्टर्स क्या होंगे, और यूज केस डायग्राम के उन एक्टर्स और यूज केसेस के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। फिर हमारे पास एक्टर्स होंगे, एक्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे रिप्रेजेंट एनीवन और एनीथिंग दैट मस्ट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जरूरी नहीं है कि एक्टर्स उस सिस्टम का पार्ट हो, कोई भी थर्ड पार्टी एक्टर भी हो सकते हैं। only input information to the system, only receive information from the system, input and receive information to and from the system। ठीक है, एक्टर क्या क्या काम कर सकते हैं, सिर्फ इनपुट रिसीव भी कर सकते हैं सिस्टम से, इनपुट दे भी सकते हैं सिस्टम को, और एट अ टाइम टू एंड फ्रॉम इनपुट ले भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन एक्टर बन सकता है, हु इज इंटरेस्टेड इन अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, आपके प्रोजेक्ट की किसी भी फीचर की किसी भी रिक्वायरमेंट में जो बंदा इंटरेस्टेड हो, जो उसको यूज करना चाहो, वो भी एक्टर होगा। वेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम यूज्ड, उस जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिस्टम यूज हो रहा होगा उसके लोग, जाहिर है जो उसको सिस्टम को यूज कर रहे हैं। हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम को यूज करने के बाद जिन जिन लोगों को उसका बेनिफिट होगा वो भी एक्टर्स होंगे। Who will supply the system with this information, use this information and remove this information, वो सारे लोग जो सिस्टम की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो सारे भी एक्टर्स ही होंगे। Who will support and maintain the system, वो भी एक्टर्स होंगे। Does the system use as external resource, अगर सिस्टम कोई एक्सटर्नल रिसोर्स यूज कर रहा है तो वो भी एक्टर्स ही होंगे। Does one person play several roles, एक ही पर्सन एक सिस्टम में डिफरेंट रोल प्ले करे। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि एक टीचिंग असिस्टेंट है, वो कीट की अगर हम एग्जांपल लें तो एक पर्सन है जो कि टीचिंग असिस्टेंट भी है एक कोर्स का, लेट सपोज वो पीएफ की लैब ले रहा है और साथ साथ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है। सो एट अ टाइम डिफरेंट रोल वो प्ले कर रहा है, एक ही सिस्टम में एक ही यूज केस में वो टीए भी है और उसी में वो क्या है, स्टूडेंट भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्टर आपके सिस्टम में एट अ टाइम एक से ज्यादा रोल प्ले कर रहा हो।
डू सेवरल पीपल प्ले द सेम रोल, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक जैसा ही रोल प्ले कर रहे हो। लेट सपोज मैं कह रही हूँ टीचर, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सबके रोल सेम है। तो एट अ टाइम बहुत सारे लोग एक रोल भी प्ले कर सकते हैं और एक पर्सन मल्टीपल रोल्स भी प्ले कर सकता है। डज द सिस्टम इंटरेक्ट विद द लेगेसी सिस्टम, क्या आपका सिस्टम किसी प्रीवियस, लेगेसी सिस्टम बेसिकली प्रीवियस सिस्टम होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पुराने बरसों से चलते आ रहे हैं, तो क्या आपका सिस्टम किसी लेगेसी सिस्टम से भी कनेक्ट करेगा या नहीं। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जिसकी बेसिस पे, जिनके आंसर्स आपको मिल जाएं तो आप अपने सिस्टम्स के एक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक्टर की यूएमएल नोटेशन ये हमारे पास स्टिक मैन की फॉर्म में है। ठीक है, लेट सपोज अब यहाँ पे इन्होंने इस कोर्स में, इस बुक में एक केस स्टडी यूज की है, कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक ईएसयू क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए एनालिसिस एंड डिजाइन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी सेम कोर्स के लिए इन्होंने सारी डायग्राम्स को ड्रॉ करके दिखाया। हम भी अपने कोर्स में थ्रू आउट यही केस स्टडी फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल, जैसे एटीएम की एग्जाम्पल करवा दी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम करवा दिया, शॉपिंग ई कॉमर्स की वेबसाइट दिखा दी। तो डिफरेंट टाइप्स के हम इसके अलावा भी कुछ जो है वो एप्लीकेशन देखेंगे, सो दैट हमें उससे कुछ आइडिया हो जाए और चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज जी, में सेक्टर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं ना? ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे एक्टर ही अगर होगा ना। आपने नहीं नहीं आपने अगर मुझे एग्जांपल दी है, जैसे 2 कोर्स स्टडी करवा रहा है अगर कोई एक सर है, तो मैं अगर मैं 2 कोर्स को एक्टर ले लूँ प्राइमरी और उनको लिंक करा दूँ यूजर से, तो ऐसे करके हम वर्क कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, कोर्स मतलब को भी आप कोर्सेज एक भी एक्टर एक्टर, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सही। बट बेसिकली इट्स नॉट रिकमेंडेड। देखिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस गिवन है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ गुड एक्टर। जब आप एक्टर डिफाइन कर रहे हो तो एक्टर क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो एक गुड एक्टर में होने चाहिए। तो ये पैराग्राफ देख लीजिएगा। Care must be taken when identifying the actors of a system. This identification is done in an iterative fashion. सारे के सारे actors आप एक साथ identify नहीं कर सकते, जैसे जैसे requirement पता चलती जाएंगी वैसे वैसे actors identify होते चले जाएंगे। For example, is a new student a different actor than a returning student? ठीक है, लेट सपोज इन्होंने ये क्या एग्जाम्पल दी है कि एक स्टूडेंट है जिसने रजिस्टर करवाया, एक सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया या फ्रीज करवा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने एक साल बाद दोबारा से रीज्वाइन किया, क्योंकि उसका एडमिशन वगैरह तो सब हुआ था ना, फ्रीज करवाया था उसने। सो वो रिटर्निंग स्टूडेंट है। अब वो कह रहे हैं कि अब आप ये बताएं कि जब एक बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टूडेंट आ रहा है, तो वो और वो जो रिटर्निंग स्टूडेंट है, क्या आप उन दोनों को एक ही रोल दे रहे हैं या दोनों के को अलग अलग एक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट अगेन डिपेंड ऑन द सिनेरियो ऑफ योर सिस्टम, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर रहा होता है। Suppose you initially say the answer to this question is yes. Suppose आप कह रहे हैं कि स्टार्ट में हाँ ठीक है, जो नया स्टूडेंट आ रहा है वो रिटर्निंग स्टूडेंट से डिफरेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग एक्टर्स हैं। The next step is to identify how the actors interact with the system. अब next step क्या होगा, आप ये देखेंगे कि दो जितने भी एक्टर्स हैं सिस्टम के, वो सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। If the new student uses the same system differently than the returning students, they are different actors. अगर वो दोनों एक्टर्स सिस्टम को डिफरेंटली यूज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, डिफरेंट एक्टर्स। लेकिन अगर दोनों एक ही तरीके से यूज कर रहे हैं तो दे बोथ आर द सेम एक्टर्स। इफ दे यूज द सिस्टम इन द सेम वे, दे आर द सेम एक्टर। इसी तरह अगर मैं फैकल्टी की बात करूं, सो फैकल्टी, तमाम फैकल्टी एक ही, सबके रोल सेम होंगे। जैसे मैं अपने कोर्स के कंटेंट अपलोड कर सकती हूँ, उसी तरह बाकी फैकल्टी भी कर सकती है। जैसे मैं एलएमएस के थ्रू क्विज ले सकती हूँ, बाकी फैकल्टी भी कर सकती है। जिस तरह मैं असाइनमेंट्स और ये सब चीजें, लेक्चर्स वगैरह लिंक वहां अपलोड कर रही हूँ, बाकी फैकल्टी भी कर सकती है। तो इस केस में हमारे पास रोल बिल्कुल सेम है, तो हम उनको दो अलग, अगर ये तो नहीं कि हमारे सिस्टम में अगर 10 टीचर हैं तो हम 10 एक्टर्स बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर रोल सबका सेम है, सब एक ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सिस्टम में एक एक्टर रिप्रेजेंट होगा। Another example is the creation of an actor for every role a person may play. This may also be overkill. A good example is a teaching assistant in the ESU course registration system.
The teaching assistant take classes and teaches classes. The capability needed to select courses to take and to teach are already captured by identification of functionality needed by the student and the professor actors. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्टिविटी टीचिंग असिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है कि वो क्लासेस ले रहा है और क्लासेस को पढ़ा भी रहा है, ठीक है, तो ये काम स्टूडेंट वाला भी एक्टर कर रहा है और प्रोफेसर भी कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट नीड नहीं है कि हम टीचिंग असिस्टेंट को अलग से एक एक्टर बनाएं, क्योंकि जो टीचिंग असिस्टेंट जो चीजें पढ़ रहा है वो चीज वो स्टूडेंट पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, और अगर वो कहीं पढ़ा रहा है तो फिर वो टीचर वाले उससे या प्रोफेसर से लिंक हो जाएगा. यहाँ पे इन्होंने प्रोफेसर का वर्ड यूज किया है. By looking at the identify actors and documenting how they use the system, you will iteratively arrive at a good set of actors for the system. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स दी हैं. The previous questions were answered as follows. Student want to register for courses. ये देखें, अब इन्होंने ये क्या किया है, ये सिस्टम के बिहेवियर्स बताएं. Students want to register for courses. सबसे पहले स्टूडेंट कोर्स में रजिस्टर होना चाह रहा है. Professors want to select courses to teach. और जो प्रोफेसर्स हैं वो भी कोर्स सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं. The registrar must create the curriculum and generate a catalog for the semester. रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि हर कोर्स में क्या क्या कंटेंट पढ़ाना है एंड क्रिएट अ कोर्स कैटलॉग फॉर द सेमेस्टर. कौन से इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और कौन पढ़ा रहा है और उसका टाइम टेबल. बेसिकली कैटलॉग मींस टाइम टेबल. The registrar must maintain all the information about courses, professors and students. Professor, courses और students की तमाम information को कौन maintain कर रहा है, registrar. The billing system must receive billing information from the system. और system से billing information कौन receive कर रहा है, आपका billing system. It means कि ये आपका supporting actor होगा, बाकी सारे primary actors हैं. अब मैं इसको अभी फिलहाल यहीं तक स्टॉप करती हूँ, अटेंडेंस ले लेती हूँ, और अटेंडेंस के बाद फिर हम जो है, क्योंकि टाइम रह गया है कम, हम ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद फिर हम इंशाल्लाह होपफुली यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, जिसका नेम कॉल करूं अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे स्टूडेंट आईडी और नेम सेंड कर दे. जिस जिसकी अटेंडेंस होती जाए वो लीव कर सकते हैं मीटिंग. फिर हम आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे. मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद मास खान, ओके, मोहम्मद अमार नईम, ओके, हारिस नवाज, अमार एब्सेंट है. अफराजुल हक, अच्छा अमार भी मैम प्रेजेंट हूँ, मैंने लिखा है. ओके ओके, देख लिया मैंने आपकी चैट. अफराजुल हक, मेरी भी देख लेगा. अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर, गालिब ताहिर, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, शामिर, सिद्रा फातिमा, अमाद रजा, मोहम्मद मास, मुइज अथर, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मौजम अली खान. अच्छा, जिन लोगों की अटेंडेंस रह जाए और मीटिंग एंड हो जाए तो वो फिर फौरन सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे अटेंडेंस के लिए. उसामा मीर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, नुमान अली, मोहम्मद मास, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, ओके, मोहम्मद उसामा, आगा लारोश, उबैद खान, सैयद